हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पूर्व मध्यकाल 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक, और ये प्राचीन भारत का लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? तो जो पृथ्वीराज थर्ड थे वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। इनकी टाइम कितनी है? 1172 से 1192, ठीक है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी को ये पराजित कर देते हैं। लेकिन फिर 1192 में दूसरा युद्ध होता है जिसमें इसकी हार होती है, ठीक है। मतलब पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक कौन? देवपाल। बौद्ध मत का अनुयायी था, ठीक है। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड बीपीएससी में पूछे गए हैं ज़्यादातर, क्योंकि बिहार राजा के बारे में पूछा गया तो ये बिहार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बीपीएससी में पूछा गया, देख लीजिए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, ठीक है। नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की बात कर रहे हैं। उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो वो कौन सा राजा था? बालपुत्र देव था, ठीक। हमने अभी देख लिया। क्वेश्चन 4, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये सारनाथ में बनवाया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, ठीक है, बौद्ध मत को मानती थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, ठीक है। ये यूपी बीसीएस में पूछा गया है, मेंस में। पुराना हो गया है लेकिन फिर भी। क्वेश्चन 5, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी, ठीक है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ये राजस्थान वाले में पूछा गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। ये 4 अग्निकुलों में से एक थे। क्वेश्चन 6, आला उदल किससे संबंधित थे? तो ये थे महोबा से संबंधित, ठीक है। एमपीपीसीएस में पूछा गया है महोबा से। ये चंदेल शासक परमार्थी देव यानी परमल, जो जिनका समय है 1165 से 1203, ठीक है, के सेना नायक थे, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्र बरदाई, ठीक है, ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो तथा जगनिक ने अपनी पुस्तक आलाखंड में किया है। क्वेश्चन 7, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई हैं। मिलान करने को आ सकता है, हालांकि बहुत पुराना हो गया, शायद ही है, बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये थे जैनक। क्वेश्चन 9, सुमेलित नहीं है पूछा है। हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और जगनिक आलाखंड नरपतिनाल बीसलदेव रासो। पुराने क्वेश्चंस हैं, पहले बहुत पूछे जाते थे। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये तोमर थे। आज भी रेलिवेंट है कि दिल्ली वंश की 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो तोमर वंश के अनंगपाल ने किया था। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जिजाग भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो बुंदेलखंड है। यूपी बीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आरओ के लिए भी, मतलब यूपी वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जिजाग भुक्ति का प्राचीन नाम मिलान करने के लिए आता है अभी भी, ठीक है, बुंदेलखंड। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पे ये प्रदेश जिजाग भुक्ति कहलाया।
क्वेश्चन 12, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये जिजाक भुक्ति चंदेल, ठीक है। वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर त्याग दिया था, ठीक है। प्रयाग पे है क्वेश्चन, अगर बना प्रयाग से तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे प्राचीन से। क्वेश्चन 13, कालक्रम में लगाना है इनको, तो ये RO 2017 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड होने के हर हम चांसेस रहते ही हैं। तो पहले यशोवर्मा थे और धंग और विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो यशोवर्मा एक कर लीजिए, फिर धंग और विद्याधर को एक साथ कर लीजिए और फिर लास्ट में कीर्तिवर्मा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यशोवर्मा और धंग को एक साथ कर लीजिए, एक सेकेंड, यशोवर्मा और धंग को एक साथ कर लीजिए, फिर उसके बाद इनका टाइमलाइन अलग हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि यशोवर्मा 930 से 950 तक के हैं, ठीक है, और धंग का टाइम है 950 से 1002 तक का, ठीक है। और जो विद्याधर का है वो 1000 के बिल्कुल बाद का है, 1019 से 1029, और कीर्तिवर्मा का 1060 से 1100, ठीक है। तो यशोवर्मा और धंग 1000 के पहले कर लीजिए और 1000 के बाद विद्याधर और कीर्तिवर्मा, ठीक है, इनका टाइम। क्वेश्चन 14, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये थे परमार राजा भोज ने। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। कौन कौन से हैं? सरस्वती कंठ भरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि, ठीक है। MPPCS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 15, पुंड्रीवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? तो ये उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी, ठीक है। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल चंद्र सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर भी था, ठीक है। क्वेश्चन 16, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये तो बहुत बार पूछा गया है। वह बौद्ध मत को मानने वाले थे और नालंदा में एक विहार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 17, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में था, ठीक है। और इसकी स्थापना भी गोपाल ने की थी। उदंतपुर की स्थापना भी गोपाल ने की थी। क्वेश्चन 18, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर, ठीक है, में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। इसकी सभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। क्वेश्चन 19, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? क्या धर्मपाल था? ठीक है, धर्मपाल है। विक्रमशिला ये एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना बंगाल के किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक हुआ। क्वेश्चन 20, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला, धर्मपाल, ठीक है। ये आप ये देखो कितनी बार पूछा गया ये अलग अलग एग्जाम्स में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना बंगाल के पाल शासक। क्वेश्चन 22वां, ठीक है, रिपीटेड है, RO 2017 में भी आया है ये क्वेश्चन। प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला स्थापना, ठीक है। अब देखते रहो बस कितनी बार आया है क्वेश्चन। इसमें भी वही है, ठीक है। 25 पे आ जाइए। विक्रमशिला विहार इनमें से आज किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ पे है? बिहार में है। देखिए, धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी इसमें, ठीक है। और इसमें विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि प्रसिद्ध हैं। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। कब से कब तक के बीच में? 1193 से 1202 के बीच में।
26वां क्वेश्चन है, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो एक तो मेरे ख्याल से गोपाल थे, ठीक है, और दूसरा है नंदी वर्मन पल्लव। आरो 2021 में आया है, रिपीटेड होने के पूरे चांसेस हैं। गोपाल, ठीक, और नंदी वर्मन। गोपाल थे पाल वंश से रिलेटेड और नंदी वर्मन पल्लव वंश से संबंधित थे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया धर्मपाल के लखीमपुर नहीं, खालीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लव मल को शासक के रूप में चुना। यह हिरण वर्मा का पुत्र था। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो नालंदा और विक्रमशिला, मेरे ख्याल से तो दोनों ही थे। तक्षशिला नहीं था, ठीक है। तो तक्षशिला आज कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है और ये गांधार राज्य की राजधानी थी। और प्राचीन काल में तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा जन सामान्य दोनों होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य इत्यादि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो अस्तित्व में आया। कब नालंदा कब अस्तित्व में आया? 5वीं शताब्दी में और गुप्तों के समय में। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गुप्त बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में, ठीक है, और पाल वंश के काल में उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंती दुर्ग ने रखी थी। कब रखी थी? 736 ईस्वी में। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। ओके। 29, किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंती दुर्ग ने कराया था। क्वेश्चन 30, कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा था ये। अमोघ वर्ष 1। जन्म 800 ईस्वी। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा कौन थे? गोविंद तृतीय। और ये समय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद लौट रहे थे। क्वेश्चन 31, प्रतिहार राजा कौन सा था? महानतम। तो मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, ठीक है। धर्मपाल के बारे में देखिए, पाल वंश का था। इसका टाइम कितना है? 777 से 810। महेंद्रपाल प्रतिहार था। इसका शासनकाल 885 से 910 रहा। और पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष था, ठीक है, और उसका टाइम 606 से 647 था। 32वां गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने की थी। और उसने प्रभास का भी, मतलब ये भी उसकी उपाधि थी। क्वेश्चन 33, इसको कालक्रम में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वत्सराज आ जाते हैं। इनका टाइम है 775 से 800, ठीक है। फिर 800 एक वत्सराज 800 के आसपास आ गए। नागभट्ट 800 के बाद आए, नागभट्ट द्वितीय 800 से 850 मान लीजिए। फिर महेंद्रपाल आए 850 से 900 मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद महीपाल आए 900 से 950 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले वत्सराज 800 के पहले, ठीक। नागभट्ट 800 850, फिर
महीपाल नहीं, महेंद्रपाल 850 से 900 और फिर महीपाल। वत्सराज नागभट्ट एक साथ कर लीजिए, फिर उसके बाद महेंद्र प्रथम और फिर महीपाल। 34 कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो गुर्जर प्रतिहार नहीं था, भरत्र भट्ट 1। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय के अहल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है, तो अहल अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? गुर्जर जाति के बारे में पता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज था, नागभट्ट सेकंड था, मेहरभोज, महेंद्रपाल 1, देवपाल। इस वंश के शासकों में भरत्र भट्ट का नाम नहीं आता है। 35 महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। ये सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता इन्होंने प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन 36 किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। इन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि लक्ष्मण संवत किसी ने चलाया था। ठीक है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? सेन वंश था, सेनों द्वारा। सेन वंश लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 38 मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, कौन थे? तो ज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे और जीमूतवाहन थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा इन्होंने, और जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इनके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तकें लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। 39 महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में थे? तो ये थे, एक तो महीपाल थे और दूसरा महेंद्रपाल फर्स्ट। मिलान करना है। तो कौन सा शासन कहाँ पे था? ये शासक का नाम है, मतलब वंशों का नाम है, और उसके बगल में है कि कहाँ पे था ये। तो प्रतिहार कन्नौज में थे। ठीक है, और चोल तंजौर में थे। चेर, चोल, पांडे। तो चोल किधर होंगे? तंजौर में। ठीक है, और परमार कहाँ पे हैं? परमार है धारा में। और सोलंकी कहाँ पे हैं? अनहिलवाड़ा में। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमार धारा, ठीक है, और सोलंकी अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ा या अनहिलवाड़। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय और तंजौर चोलों की राजधानी। ठीक, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक परमार का कौन था? सीयक द्वितीय। परमारों की राजधानी धारा। चालुक्य और सोलंकी अग्निकुल राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज। सोलंकियों की राजधानी अनिलवाड़ में थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट फर्स्ट ने की थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में से गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार
का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था तथा संभवतः सिंध का अरब शासक था। मतलब ये जो मलेच्छ शासक था समझा जाता है कि ये सिंध का शासक था, सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ गए थे। ठीक है, तो इसमें पहला है पाल, फिर गुर्जर और फिर राष्ट्रकूट। चाल एक्चुअली नीचे पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र उधर पड़ जाते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल में मगध का था। ये मिलान करने को आ सकता है कि इसे महोदय या महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है, किसे, कन्नौज को। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। और इसमें कौन जीता? प्रतिहार। त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल। ठीक है, PCS प्री 2015 तक में पूछा गया है। महोदय किसका नाम था? कन्नौज का था, महोदय श्री कन्नौज। ठीक है, ये आ जाइए। ये मिलान करने के लिए पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जिजाक भुक्ति का हमने देखा था, बुंदेलखंड कहा जाता है। फिर कोल या कोयल अलीगढ़ से है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि अलीगढ़ में कोयल बहुत प्यारी प्यारी मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी कोयल है। और महोत्सव नगर महोबा को कहते हैं। महोबा में बहुत सारे महोत्सव होते रहते हैं इसके अनुसार। ठीक, कन्नौज महोदय श्री, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गई। ठीक हो गया ये 47। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये थे जयसिंह सिद्धराज। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम यानी मुद्राएं दान में की थी। खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए, ठीक, खंभात में कुछ मस्जिद तोड़ी गई थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए किसने सहायता की थी? जयसिंह सिद्धराज ने। 48 परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जबकि इसका सही आंसर जो है वो उपेंद्र अथवा कृष्णराज है। 49 राजा भोज ने शासन किया धार पर। राजा भोज परमार शासक था। परमारों के पहले शासन केंद्र उज्जैन था, तत्पश्चात राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई थी। राजा भोज ने धारा से शासन किया। ठीक है, क्वेश्चन 50वां, किसने वैकल्पिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो वो भोज था। परमार वंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? युक्ति कल्पतरु, और दूसरा है सम्रांगण सूत्राधार। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, चारु चर्चा इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग ने इसका उत्तर ए माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर में इसको बी कर दिया। तो एक्चुअली इसका आंसर बी होना चाहिए था। ठीक है, आप अपने सोर्सेज से एक बार क्लियर कर दें। क्वेश्चन नंबर 51, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर, ओके,
मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी वाग देवी कौन सी हैं? भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री यानी स्थापित हैं। ध्यातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। 52वां, इनमें से कौन सा परमार का शासक नहीं था? तो था गांगेय देव। तो और कौन थे? तो देख लीजिए, उपेंद्र थे, मंजू और उदयादित्य। उपेंद्र, मंजू और उदयादित्य। गांगेय कलचुरी राजवंश का शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और देखिए कितने लोग ऐसे नाम हैं जो नॉर्मली सुनने में नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बड़ी बात है। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। ये अपने आप में अच्छी लाइन है, अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन 53 क्या करना है इसमें? सुमेलित करना है। आइए डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बोध गया सभी को पता है बिहार में है। खजुराहो सभी को पता है बुंदेलखंड में है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र तो पता ही होगा, अहमदनगर का शायद ना भी पता हो, लेकिन महाराष्ट्र पता होगा। नासिक महाराष्ट्र में है, सबको पता है। तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र में है, ये भी पता होगा। रॉयल सीमा एक बार अच्छी बात है, रॉयल सीमा पता चल जाए। और 54 देखिए, गौडवाहो के रचयिता कौन थे? तो वाकपति थे। कन्नौज राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। कन्नौज के एक राजा थे, कौन से? यशोवर्मन। उनके राजाश्रित कवि कौन थे? वाकपति। ठीक है, उनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने एक बुक लिखी, गौडवाहो। 55 मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे दिखाता है? तो अर्घट्टा कहते हैं कृषि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलकर था, जल चक्र, वाटर व्हील की बात कर रहा है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। ठीक है, अर्घट्टा कहते थे। कश्मीर का अकबर, क्या कोई ऐसा है जिसे नहीं पता? जैनुल आबदीन थे। ठीक है, उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था, जो जैनुल आबदीन थे कश्मीर के शासक, उनका वास्तविक नाम था शाही खां। ROR 2016 मेंस में पूछा गया ये। 1420 में अली शाह का भाई शाही शाह जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना अकबर से की जाती है। और उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया और उसके समय में महाभारत दशावतार राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद तक किया गया। ये जैनुल आबदीन का नाम तो इम्पॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट समझो। 58 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नामदेव। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव थे। वे महान योद्धा थे और इन्होंने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बताया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। ओके, बिहार में मिथिला है, ठीक है, वहाँ पे स्वर्णयुग कहलाता है वो, तो ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से बिहार वाला, ठीक है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कला साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और 60वां है कुरुसपाल शिलालेख, किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम। देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, के बस्तर रियासत के कुरुसपाल वंश से सोमेश्वर वन का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण वगैरह। ठीक है, थैंक यू।